विज्ञान का और तुम पहले अपना 2 मिनट विभिन्न लोगों ने सहयोग किया, उनकी चर्चा करें। नहीं, बस कॉन्सेप्ट 2 लाइन बता दो। आप सभी को प्रणाम। आज हमारे मुल्क में भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर एनपी जी हमारे साथ उपस्थित है और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न माध्यमों से आपको इस कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया गया है और आप सब ने बहुत ही समय का पालन करते हुए कार्यक्रम में आप सब आए हैं। तो आइए एक वैज्ञानिक के साथ सीधे हम इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की डॉक्टर एनपी जी को दूंगी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में विषय को रखेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने एक तो नया बोर्ड बनाया है। अभी इस चर्चा से पूर्व कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व वर्चुअल माध्यम से हम आपके जो संबोधन को सुन रहे थे, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आए होंगे, बहुत सी बातें आपको क्लियर नहीं होगी। और अब सीधे हमारे मध्य में बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर एनपी जी हम सबसे बात करेंगे। एक ऐसा बोर्ड जिसे भारत सरकार ने बनाया है जो आधुनिक शिक्षा के साथ इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। और आप किसी भी औपचारिकता को न रखते हुए सीधे कार्यक्रम में सीधे आते हैं, तो मैं कोई भूमिका नहीं रखूंगा और सीधे एक वैदिक मंत्र के साथ हम सीधे आपको आमंत्रित करेंगे। आइए। तो बिल्कुल समय न लगाते हुए सीधे मैं बड़े ही आदर के साथ मैं चाहता कि तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हम ओम ओम इसकी आवाज है ओम इसकी जरूरत है, बंद करो। वैसे भी कुछ लोग बाएं बाएं तो आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ज्ञान आलोक की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को कोटिशा प्रणाम करता हूँ और अनाज योगी देवादिदेव महादेव के आशीष के लिए सामूहिक रूप से वंदना करता हूँ। ये बहुत एक सार्थक प्रश्न है जिसके लिए आपको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया और कृपा पूर्वक आप लोगों ने अपने व्यस्ततम क्षणों में से निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं हृदय का अभियांतर से सबसे पहले आप सभी के ताली बंद करता हूँ। मैं लगभग देश के श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर कक्ष तक किसी भारतीय शिक्षा की नई दिशा क्या होनी चाहिए, कोई परिवर्तन होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या वर्तमान शिक्षा की उपादेयता पूर्णतः युगानुरूप बच्चों के अंदर क्षमताओं की दक्षताओं के विकास के लिए सक्षम हो रही है। इन प्रश्नों पर विमर्श के लिए मैं देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 138 गोष्ठियां किया हूं। अनेक शिक्षाविदों के अनेक विश्वविद्यालय के प्राचार्यों कुलपतियों के साथ स्कूल एजुकेशन के जो विश्वास व्यक्तित्व हैं, मानव व्यक्तित्व हैं, विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी चर्चाओं का दौर करता है। उसी क्रम में मुझे लगा कि मैं हो रहा था बाहर के प्रांतों, मुझे लगा कि
पहले तो अपने घर में भी दीपक जलाना चाहिए। तो इसलिए मैंने वाराणसी और जौनपुर में गोष्ठियां करने का निर्णय किया। आज मैं जब जौनपुर की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को संभाषण या वक्तृता की अवसर का नहीं कह रहा हूं मैं। आप सभी जानते हैं कि जौनपुर से मेरा हृदय आत्मा बनी और यहाँ देखने में ग्रेजुएट व्यक्ति का नाम भी खबर है। इसमें जो सभी लोग जो भी हमारे विगत 30 वर्षों के 3 दशकों के जौनपुर पहुंचते हैं उसके आधार पर जो स्मृतियां उनके साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी विद्यार्थियों का और बयान देगा। एक सीधा विषय पर आते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, उसकी वैधानिकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और वह अन्य स्कूल एजुकेशन बोर्ड से किस तरह भिन्न है। तो शायद इन्होंने क्या कराया विजुअल में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ को एक नियम वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक मॉडल गाइडलाइंस का गठन करके भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद न्यू लीगल diligence Patanjali Yoga has been selected as the sponsoring body for financing and functioning purposes of the board, and it has been mentioned in the bylaw that this board will be equally legally competent as CBSE. जैसे CBSE बोर्ड है, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, उसी तरह का एक दूसरा बोर्ड हम बना रहे हैं। अब सवाल होता है कि भारत सरकार एक नैरेटिव है कि पूर्व से CBSE है, एक नए बोर्ड की क्या आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर। उसमें उन्होंने लिखा है मॉडल गाइडलाइन में, जिसके तहत इसका जन्म हुआ भारतीय शिक्षा बोर्ड का। उन्होंने लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ द बोर्ड इज ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन ये करने के लिए एक प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक नए बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता बनी। शायद अगर विद्वान ने केंद्र में शिक्षा मंत्री का कराया हो, कराया तो विद्वान मैं बता दे रहा हूं कि उन्होंने भी शायद अपने उद्बोधन में आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा होगा, तो गोष्ठी में मौजूद था जिसके केंद्रीय मंत्री जी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना केंद्र में, तो माननीय प्रधानमंत्री के मंत्री ने मुझे बुला करके ये कहा कि धर्मेंद्र, हमने एक नया बोर्ड राष्ट्रीय बनाया है भारत सरकार ने, और इसके संचालन के लिए हमने पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाया है। और इसलिए बनाया है स्पॉन्सरिंग बॉडी क्योंकि पूर्व में स्थापित जो बोर्ड होते हैं वो कभी कभी अपनी निष्ठा और जन्म से किसी नए उद्देश्य की मदद में अपनी ऊर्जा लगाने में संकोच करते हैं या एक संस्थागत आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के चेंज लिटिल इन योर बिहेवियरल पार्ट, then also you feel something internal resistance within your body। एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये सवाल होता है जब चल रहा है काम तो जरूरत क्या है,
जब ऐसे ही ठीक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्या और वो प्रॉब्लम कहां से आई है और क्यों उसको भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है। आप सभी लोग सुविज्ञ हैं। 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा रहे सभी विद्वान बोल रहे हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835, उस एक्ट को अंडो करना है। अगर एक सामान्य भाषा में कहूं, द स्पिरिट एम्बेडेड in 1835 Indian Education Act propounded by East India Company, getting a mandate from the British Parliament, we have to undo the spirit of that act, जो नहीं हुआ 190 वर्षों में भी। छिटपुट डिजाइन चेंज हुआ। अगर मैं टेलरिंग की लैंग्वेज में कहूं तो पैटर्न लगे, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और क्या आवश्यकता थी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की? उसके लिए जानना जरूरी है। 1835 की जो साजिश क्या थी इस शिक्षा व्यवस्था, जिसको हम अक्सर एक लाइन में कहते हैं मैकाले की शिक्षा। तो मैकाले की शिक्षा हमारे लिए क्यों अनुपयोगी हो रही है या 190 वर्षों में हमें विषाक्त क्यों की है, ये जानने के लिए जानना जरूरी है कि उसका अभ्युदय कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे किया था इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद की शिक्षा। उसकी स्पिरिट थी वैचारिक रूप से कॉलोनाइज करना, उपनिवेश बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आवश्यकता थी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेटर्स में काम करने वाले लोगों की जो कम वेतन पर उनकी नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से करा सकें, जो जन्म से प्रजाति से जो मानव प्रजाति के हिस्से में एंथ्रोपोलॉजिकली तो भारतीय हो बट आइडियोलॉजिकली भारतीय ना। अगर एक पंथ देखें एंथ्रोपोलॉजिकली तो भारतीय, निरंश शास्त्र की दृष्टि से वो कौन तो भारतीय हो, रूप रंग नाक नक्श जीन्स, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो भारतीय नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर दृष्टि होगी भारतीय तो बहुत दिनों तक हम इनको पॉलिटिकल कॉलोनी उपनिवेश नहीं बना पाए, क्योंकि विचार होता है जो चलाता है किसी को। आदि शंकराचार्य से एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति ने पूछा, आचार्य किम दीर्घ रोगो? तो शंकराचार्य ने कहा भवेव साधो। ये संसार ही अपने आप में सबसे बड़ा रोग है। तो उन्होंने पूछा किम औषधम तत्र? इसकी औषधि क्या है, उपचार क्या है? उन्होंने कहा विचार है। सिर्फ विचार ही इसकी औषधि है और कोई औषधि नहीं है संसार की। और इसका उदाहरण हम लोग भगवान राम के उपदेश देने का एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। मैं परिवार में बैठा हूं, मैं परीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, योग वशिष्ठ को। कितने लोगों ने नाम सुना है? तो अच्छी बात है, प्रसन्नता मुझे कि कम से कम 10% लोगों के नाम को पता है इस देश में अपने महान ग्रंथ का। हम भगवद गीता की बात करते हैं जिसमें परब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन एक मनुष्य को उपदेश देते हैं। योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है 30,000 श्लोकों का, जिसमें परब्रह्म के अवतार राम को, बालक राम को जब विषाद होता है, संसार की परिस्थितियों को देखकर उनके अंदर नैराश्य आता है। 16 वर्ष की उम्र, गुरुकुल से निकलने के बाद ही
जब कैथोलिक विजिट जो होती है ना, तो उसमें भी गुरुकुलों से बाहर निकलते उसका भ्रमण कराया जाता था। तो उन्होंने देखा कि संसार में इतनी तकलीफें हैं, तो उनके मन में बोल रहा है कि फिर हम जिए क्यों, हम कोई कार्य क्यों करें, हम शासन क्यों चलाएं। जो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आया था ना कि हम क्यों धनुष्बाण उठाएं, तो राम धनुष होने लगे। माँ कौशल्या दशरथ परेशान हो गए, फिर महर्षि वशिष्ठ को बुलाया, विश्वामित्र को बुलाया। राम कहते थे मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, मेरा मन नहीं लगता कुछ करने। तो वशिष्ठ ने पूछा तुम्हें इतनी, हमने शास्त्रों की शिक्षा दी और महर्षि विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने आपको शस्त्र की शिक्षा दी। शस्त्र शास्त्र दोनों में निष्णात होने के बावजूद यह अक्रियावाद इरेक्शन की बात आपके दिमाग में कहां से आएगी। आप इतनी पुरुषार्थ की बालक हो। उन्होंने कहा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा देखो राम, मैंने तुम्हें युद्ध कौशल सिखाया, रणनीति सिखाई, लेकिन सारे उपयोग करने के लिए और संसार में समर्थ रूप से जीने के लिए चाहिए तुम्हें विचार, और वह विचार देने का सामर्थ्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ में है। और वशिष्ठ से मैं अनुरोध करता हूं कि आपको दीक्षित करें पुनः किस प्रश्न पर। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, वैसे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर स्वतः भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शायद लीला कर रहे हो तो चलो आपके इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं भविष्य की सभी देशवासियों, राष्ट्रवासियों या जो जनवासियों के लिए उस समय का लोकवासी शब्द होता था प्रयोग, उसके लिए मैं आपको यह विचार देता हूं। तो वशिष्ठ भी क्या कहते हैं, ये प्रणाम। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे सारे विषाद का उपचार सिर्फ विचार। उन्होंने कहा विचार कैसे पैदा होगा। तो उन्हें विचार होगा जब अपनी पूरी सांस्कृतिक यात्रा को ठीक से समझोगे और आपके पूर्वजों ने समय समय पर जो परिस्थितियां आई, चुनौतियां आई, उनका सामना करने के लिए जिस ज्ञान का सृजन किया था और उन्होंने किस तरह से उसका समाधान किया था या समाधान करने में अक्षम हुए थे, जब संपूर्ण पृष्ठभूमि में समर्थ विचार तुम्हारे अंदर आएंगे, तब आपके अंदर एक रचनात्मक सर्जनात्मक क्रियाशीलता का उमंग आएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज थके हारे नहीं थे, हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ, समाज के साथ संवाद करते हुए, पलायन नहीं करते हुए, उन परिस्थितियों चुनौतियों के समाधान के लिए युगानुकूल सक्षम ज्ञान सृजन किया था। तो आपके अंदर भी उत्साह। इसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनका विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि 1835 के एक्ट में जो साजिश थी, उसने पूरे देश के युवाओं का विचार ही गुलाम बनाया। और साजिश कैसे किया, आप सभी शिक्षा के लोग हैं, our national curriculum framework देखेंगे, there are 3 major components of any school education system, and especially curriculum on the concept knowledge, capacity, values and disposition। 3 component होता है शिक्षा कि कैसी नॉलेज दी जाए, कौन सी नॉलेज दी जाए, उसके माध्यम से कौन सी दक्षता विकसित की जाए बच्चे में, और उस बच्चे का उस दक्षता का प्रयोग करने के लिए किस प्रकार के मूल्यबोध होने चाहिए, वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए, और उसका स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए। क्योंकि मात्र मूल्यों की चर्चा तो पढ़न चला है, जब तक वो मूल्यबोध आपके गतिविधि के, व्यवहार के स्वाभाविक अंश नहीं होते, तब तक आपका विचार पुष्ट नहीं होता। क्योंकि आपके सैद्धांतिक विचारों में और क्रियात्मक पक्ष में जब द्वंद्वात्मकता होती है, जब डायकोटॉमी होती है,
तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपका विचार परिपक्व है। उसने क्या किया, उस सिस्टम में नॉलेज से उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार दिया। हमारे जितने भी शास्त्र के ग्रंथ थे उनकी या तो चर्चा नहीं की, या चर्चा किया तो हीन भावना की तरह करते हैं। एक फेमस बात जो आपने नजारे का सुना होगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल रहा था, तो उसने कहा द ऑल लिटरेचर ऑफ इंडिया कैन बी पुट इन ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ लंदन। और कहता था कि जो रचाएं रीडों की these are not flavored or blended with any kind of knowledge, these are only filtered songs। ये तो सिर्फ गडरियों का गीत रहा है जो प्रकृति के भयावहता से भयभीत होकर उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे हैं भारत के पूर्वज। तो गडरियों के गीत का संकलन है, इसको क्या मानने की जरूरत? तो उस समय तक ऐसा क्यों बोला हो? तो 1786 में जब एशियाटिक सोसाइटी बनती है और यूरोप के लोग भारत के सभी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसको दार्शनिकों ने जो उपनिषदों का औपनिषद के रूप में कराया था अनुवाद, और वो जब श्लीगल बंधु जर्मनी के डोकराम फ्रांस का उसको अनुवाद करता है और उसकी धूम मचती है लंदन से लेकर पेरिस से लेकर जो दार्जिलिंग तक, तो खतरा पैदा होता है अंग्रेजों को कि अगर हमारे युवा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रशंसक हो जाएंगे तो उस देश पर हम राज कैसे करें। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके पूरे नॉलेज सिस्टम के बारे में इस तरह के टिप्पणियां और अपने कार्यक्रम से भाग गया। कैपेसिटी उन्होंने डेवलप क्या कराई कि भारत हमेशा ज्ञान में सृजन करने में सक्षम रहा। किसी भी हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम पढ़ाते क्या है विद्यालय में? एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, आप सभी लोग जरूर सोच करोगे कि बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्या बनाने के लिए पढ़ाएं? एक सवाल आएगा कि इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के लिए, अच्छे पैकेज में नौकरी पाने के लिए बच्चा जो नहीं है एजुकेशन सिस्टम का फेलियर मानते हैं, असफलता मानते हैं। और समाज में किसी से पूछो बेटा जा रहा बेटी जा रहा तो जाएगा 80 लाख के पैकेज में, 20 लाख के पैकेज में। दामाद क्या कर रहा है तो नाम और उसका गुण नहीं बताएंगे, बताएंगे 1 करोड़ का पैकेज है, आईटी से पढ़ा 1 करोड़ का पैकेज। तो दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू द पैकेज। ये शिक्षा व्यवस्था ने जो 190 वर्षों में ला करके हमको ढकेल दिया। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जो आचार्य चाणक्य कहते, जब उन्होंने अनेक अपने ग्रंथों में जगह जो उल्लेख किया है कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होता है न्यू नॉलेज क्रिएशन की कैपेसिटी डेवलप करना। द स्टूडेंट must be capable to be the generator of new knowledge system which are socially relevant। युग के अनुरूप आवश्यक नए ज्ञान की जिस संपदा के सृजन की आवश्यकता हो उसके अनुरूप दक्षता विकसित करना ही शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए, नौकर बनाना नहीं। लेकिन उनको तो चाहिए था नौकर, और हमारे नॉलेज सिस्टम को कत्लेआम करना था। तो उन्होंने कैपेसिटी में पेडागॉजिकल अप्रोच जो रखा, शैक्षणिक पद्धति, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, उसको इस तरह से रखा कि बच्चे सिर्फ नौकरी लायक हों। और हमारे जितने भी उस समय के चलते थे गुरुकुल, उनमें चाहे कोई वेदों को पूरा जानता हो, चाहे वो बड़े उपनिषद जानता हो, सारे शास्त्र पढ़ा हो, सारे भारतीय दर्शन को जानता हो, इस्लामिक दर्शन भी जानता हो, वेस्टर्न फिलोसफी के अलावा अगर बाकी चीज जानता हो तो उसको मानते थे ये निरक्षर है। साक्षर सिर्फ वही है जो उनके द्वारा दिए गए कार्यक्रम सिलेबस के साथ असेसमेंट के सर्टिफिकेट पाए, तो वही नौकरी भी पाएगा।
तो वही आगे साक्षर भी माना जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तो आंकड़े में जब उसने आंकड़ा दिया 1860 में कि भारत में कितने लोग साक्षर हैं, तो उसने कहा कि मुश्किल से 5-7%, जबकि उन्हीं का मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर मुनरो और मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर एल्फिस्टन सर्वे करा के कहता है कि मद्रास के प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल है। मुंबई प्रेसिडेंसी का एल्फिस्टन कहता है कि एक एक मोहल्ले में गुरुकुल है और सभी साक्षर हैं। लेकिन वो तथा के पार्लियामेंट में टिप्पणी करता है कि 2-1% है, मैंने साक्षर बनाया, इनको मनुष्य बना रहे हैं। मनुष्य बनाते बना दिया नौकर। और उस मानसिकता से पूरी शिक्षा व्यवस्था नहीं उतर पाई। हम भी पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में नहीं था पुलिस सर्विस में आ जाओ, नौकरी कर लो, या कहीं कुछ पैकेज तो अब आया है उस प्रकार की नौकरी, सरकारी नौकरी एक बात लक्ष्य होता था। हम कुछ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। उद्यमिता की भावना और दक्षता को प्राप्त देना ही उनका उद्देश्य। तीसरा होता है जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, कि बच्चे को जो हम गढ़ रहे हैं उसका वैल्यू सिस्टम कैसा होना, उसका कैसा स्वभाव करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ट्रांजिशन इसी तरह के कंटेंट रखे, इसी तरह के कॉन्सेप्ट रखे, इसी तरह के एक्सरसाइजेज रखी कि हम घूम फिर करके हमारा स्वभाव वेस्टर्न फिलॉसफी का कंज्यूमर हो जाए। जैसे वस्तुओं के उपभोक्ता होते हैं, हम पहले विचारों के उपभोक्ता हो जाएंगे, और जिनके विचार के उपभोक्ता हो जाएंगे तो आर्थिक रूप से भी उनके गुलाम हमेशा बनेगा। और कारण ये कि हमारी ये बाटी चोखा उतना आकर्षित नहीं करती, पिज्जा ज्यादा आकर्षित। हमको बहुत ही चरक संहिता के आधार पर बनी हुई शुद्ध थाली, जिसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नानी और दादी की थाली में, वो पिछड़ापन लगता है। और अगर हम पिज्जा हट पे जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम आधुनिक हो रहे हैं। हम जितने कपड़े उतारते जाते हैं उतने आधुनिक होते जाते हैं। ये जो डिटेल में नहीं जाऊंगा, सो मेनी फिलॉसफी राइट फ्रॉम थेट्स टू सार्थ, जिसके आधार पर पश्चिम का जो एक मानस बना, वो मानस के अनुसार हमने उनको मान लिया श्रेष्ठ और अपने को मान लिया कनिष्ठ। जी, ये धारणा बहुत चुपके चुपके से उन्होंने हमारे सब कॉन्शियस में डाल दी। हमारे अवचेतन का एल्गोरिथम हो गया है। हम जो बात कह रहे हैं, हो सकता है कि हमारे आप में से बंद मानव को लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, हम तो स्वतंत्र हैं। नहीं है स्वतंत्र। आप कभी ठहर करके सोचिएगा 1 मिनट कि क्या आपकी पूरी जीवन की शैली, जीवन की प्रणाली में आप पूर्णतः पाश्चात्य की गुलामी ढो रहे हैं कि नहीं ढो रहे हैं? चेतन या अचेतन रूप में ढो रहे हैं। मैंने अपनी जो व्याख्या की तो मुझे लगा कि ढो रहे थे, उसको छोड़ने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले कहां जरूरत है? विचार। इसलिए आवश्यकता है भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य जो है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को इस रूप में स्थापित करना, तथ्य आधारित, प्रमाण आधारित, युक्ति आधारित, साक्ष्य आधारित, भावनात्मक भाषण में क्या कुछ भी कह देंगे, सब कुछ था पहले, इस तरह की बात करने की बजाय क्या क्या था। और उस युग में विज्ञान, टेक्नोलॉजी हमारे यहां कितनी थी और उस समय पूरी दुनिया में कितनी थी। एक तुलनात्मक अध्ययन करने का जो बोध बच्चे के मन में आएगा, उसे गौरव होगा कि हम किसी अज्ञानी, मरारियों, जादू करने वालों के वंशज नहीं है, बल्कि हम एक पूरी दुनिया को दिशा देने वाले ज्ञान संपदा से समृद्ध विश्व की संतान, ये वो होना चाहिए। और वो सिर्फ
क्या हुआ है? आवाज नहीं आ रही? वो सिर्फ इमोशनल नैरेटिव तो नहीं। अच्छा, मैं आप में से बहुत सारे लोग साइंस तो सभी लोग 10th क्लास तक पढ़े हैं, मैथमेटिक्स सभी लोग 10th क्लास तक पढ़े हैं। जो लोग सर्च करते हैं कि धातु ज्ञान को जानते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रथम गणितज्ञ कौन था पूरी दुनिया, तो जेएन में क्या नाम आएंगे? क्या नाम आते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस से ऊपर में कभी किसी को बात होगी तो कहेगा पिरामिड को नापा था फेल्स में ईसा के 700 साल पहले, पाइथागोरस से 200 साल पहले, तो कहते हैं उसको गणितज्ञ मानता है। ये तो इन्हीं लोगों का नाम आता है। और ऐसा लगता है कि हमने सब से सीखा। जब बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में क्या गणितज्ञ थे ही नहीं थे। बौधायन का सूर्यसूत्र, कात्यायन का सूर्यसूत्र, मानव का सूर्यसूत्र, आपस्तंभ का सूर्यसूत्र, ये नाम नहीं मालूम होता, हमें भी नहीं मालूम था जब तक हमने लोग अध्ययन नहीं किया ईमानदारी से। मुझे तो लगता था कि उसी प्रणाली को तो पढ़े नहीं, तो मुझे लगता था कि मैं फिजिक्स मैथ पढ़ा, मुझसे फिजिक्स हुआ, तो मुझे लगता था कि ये साइंस तो भारत में आई है, ये तो सारा का सारा 17वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक की मेरी यात्रा जो यूरोप के वही विज्ञान बाकी तो क्या था, ये भाव होता। लेकिन अभी मैंने जो सूर्यसूत्रों की बात की, उसके बाद जिन गणित के सिद्धांतों की बात होती है, चाहे कैलकुलस हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे नेचुरल नंबर सिस्टम हो, चाहे जीरो हो, चाहे स्क्वायर हो, प्रारंभ कहां से होता है? आर्यभट्टीय से। आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत से, वाराणसी की बृहद संहिता से, भास्कराचार्य की लीलावती से, लेकिन उन ग्रंथों का नाम और उसमें गणित के किस तरह के सूत्र प्रारंभ हुए थे वह हमारे स्कूल एजुकेशन के विस्तार ही नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई साधक, मैं कोई इमोशनल रिलीजियस बात नहीं कर रहा, I am purely talking about the knowledge creation in the ancient wisdom which has transformed the world in vision across the globe. पूरी दुनिया को जिस ज्ञान परंपराओं ने प्रभावित किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसी तरह फिजिक्स, न्यूटन लॉ से शुरू होती है यात्रा। हम लोग करते हैं तो पहले को वैज्ञानिक था, न्यूटन साहब आए और उन्होंने बता दिया कि दिन सेब गिरता है जमीन पर तो कैसे गिरता है और पानी किससे आता है। कितने लोगों ने पढ़ा है रहस्य कांड और वैश्विक दर्शन, दोनों भाग उठा है। तीसरे ये बहुत अच्छी बात, गुरुकुल से पढ़े, इसे गुरुकुल से पढ़े, क्योंकि वहां थोड़े थोड़े दीप जलते रहे ना उस दौरान भी, और इसीलिए गुरुकुलों को पिछड़ी व्यवस्था मानते, क्योंकि तो भर दिया डिमांड 1835 वाले एक्ट। महर्षि प्रणाम नहीं, अब मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो ग्रंथों का मैं समर्पित हो जाता हूँ, और मैं सेवा के दौरान भी करता था थोड़ा बहुत अपने स्थिति, लेकिन 5 सालों से तो भारत सरकार के दर्शनों में जुटा है। तो मुझे इतना आनंद आता है कि एक एक ग्रंथ को पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये तो दरवाजे खुल रहे हैं हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की, हमें तो पता ही नहीं, मंदकार नहीं है। महर्षि कानंद का दर्शन पदार्थों के विश्लेषण की विधि सम्मत वैज्ञानिक प्रक्रिया का पहला ग्रंथ है पूरी दुनिया।
और अभी तक लिख के क्या रहता है, जब डाल्टन को पढ़ा रहे होते हैं तो लिखता है कि भारतीय पराग ने भी अणु की बात की थी, क्या कैसे हो जाता है। इतने से काम तो चलेगा, हुजूर एक पैराग्राफ लिख दो कि पहली बार न्यूटन आकर के टाइम स्पेस की बात करता है, 3 डायमेंशन की बात करता है, 17वीं शताब्दी में, और महर्षि कहलाद आपके 2,500 साल पहले ब्रह्मांड के इवोल्यूशन में, फिजिकल एंटिटी के इवोल्यूशन में जो 6 प्रोसेस की बात करते हैं, द्रव्य गुण कर्म, समवाय सामान्य विशेष, और जब पदार्थ की द्रव्य की चर्चा करते हैं तो कहते हैं पंचमहाभूत, इसके अलावा दिक् काल और मन और आत्मा। These are the 9 components while we try to analyze the substances. ये बात 2,500 साल पहले महर्षि कलाम कह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अगर हमने बता दिया तो आपको भारतीय विज्ञान परंपरा के प्रेमी हो जाएंगे ना। हमें तो बनाना है प्रेमी कार्ल मार्क्स का, हमें प्रेमी बनाना है सार्त्र का, हमें प्रेमी बनाना है फ्रायड का। हम क्यों पतंजलि का योग दर्शन पढ़ाएंगे? हमें तो इट इगो सुपर इगो पढ़ाना। मेरे हायर एजुकेशन के बहुत सारे मित्र हैं, परिवारजन है, सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी, फंक्शनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, so many branches of psychology, और एक पतंजलि का योग दर्शन के आगे सब के सब गांव में है। लेकिन हम पतंजलि योग दर्शन को पढ़ते नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करते, और उनके सूत्रों को हम रट तो लेते हैं। बात करिएगा, गुरुकुलों में एक परंपरा रट लेते हैं। योग चित्तवृत्त निरोध स्वरूप अवस्थान, उनसे देखो स्वरूप अवस्थान का क्या मतलब है, पदावस्तु का क्या मतलब है, नहीं मालूम। योग चित्तवृत्ति निरोध है, क्या चित्तवृत्ति का निरोध करने का मतलब है, ऐसा पतंजलि ने सांत्वना। क्यों? क्योंकि they have not examined critically the spirit and analysis, the concept behind each word in usage in Patanjali also. हम बच्चों को लाना पड़ेगा, हमें आजकल रिसर्च करना है। जितना वो रिसर्च किया है हायर एजुकेशन के कुछ लोग तो दिख रहे हैं, चंद्रेश सिंह दिख रहे हैं, विजय दिख रहे हैं, अध्यक्ष जी, जो लोग रिसर्च किए हैं उनको लगता है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, हमारे प्रोफेसर भी यही कहते हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बात करने जा रहे हैं, कम से कम इस दौर में 5 सालों में 100 विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी के तकरीबन 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उन सबके मन में धारणा है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न मेथोडोलॉजी, वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम का दायित्व है। हमारे यहाँ तो जनगणों पाथवे फॉर अटेनमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने की कोई एक रास्ता नहीं था, मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया नहीं थी। तो उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ाई ही नहीं। जब बात करते थे तो कौन सा अक्सर मेरे फ्रेंड से पूछता हुआ कि आप भारत की गौतम का न्याय दर्शन पढ़े हैं? कहते ज्ञान सुना नहीं पढ़े। हम एक बार पढ़ के देखो ना, जितनी तुम्हारी 7 कॉम्पोनेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी है, राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम टू द कंक्लूजन, you will find better explanation and identification of issues and fallacies within the language. नहीं पढ़ाते, यहां तक कि लाखों बच्चों को भी नहीं पढ़ाते उसको। तो मैं इससे भी इसलिए दे रहा था कि नॉलेज सिस्टम में हम कोई किसी प्रकार की कोई पंथी व्यवहार नहीं ला रहे। नॉलेज सिस्टम में हम हजारों साल से भारत की जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान परंपरा है उसको हमारी पुस्तकों में, हमारी शिक्षण पद्धति में, हमारे असेसमेंट के बोर्ड में बहुत ही प्रमुखता से स्थान मिलेगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान का जो सामर्थ्य है उससे बिना समझौता किए हुए। बिजली जाती होगी बार बार, कोई बात आ रही हो। ठीक दिमाग में सकता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा है।
साइंस में भी, मैथमेटिक्स में भी, आइडियोलॉजी में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते थे आगे बढ़ना, आपने कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो का नाम तो सुना होगा। हम अक्सर ये पढ़ते हैं ना कि वो खगोल विज्ञान में कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये किसने बताया सबसे पहले? किसने बताया? गैलीलियो। अब ये हम माने बैठे हुए, आपने अगर उसका इतिहास देखिए तो सूर्य के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात हमारे वेद के तीसरे मंडल की दिशाओं में लिखा हुआ नहीं जानते तो वो पढ़ते ही, क्योंकि तो मैकेनिकल दिया, गणितों का गीत है, हमने भागीरथ दिया, और अगर कोई इज्जत भी किया तो थोड़ा सा उसको लाल कपड़ा लगाया और भूगति कर दिया, हो गई ज्ञान परंपरा पूरी, पूजा कर दिया उसकी, श्रीमद भगवत गीता को लपेट कर रख लिया, भागवत रामायण रख लिया और अपना उसको कर लिया। तो ये तो क्या हम उसके अंदर पहले आर्यभट्टीय में, चलो वहां तो कोई कह सकता है कि ऋग्वेद में तो अनुमान से भेजा कर दिया होगा, लेकिन आर्यभट्टीय में, सूर्य सिद्धांत में, पंच सिद्धांतिका में पुरजोर रूप से कैलकुलेशन किया गया है कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर। और आपके जितने पंचांग है ना, जिनको हम कहते हैं कि अवैज्ञानिक है, अब वो पूर्णता पंथी में कोई फलित ज्योतिष में इधर की बात करने से भले आपको लगता हो, लेकिन वो पूर्णतः गणितीय ज्ञान है। जो हमारा जो कैलेंडर है, और दुनिया का अकेला ऐसा कैलेंडर है जो सोलर लूनर दोनों को एडजस्ट किए हुए, या तो लूनर कैलेंडर होता है या तो सोलर कैलेंडर होता है। लेकिन भारत ऐसा है, आप देखते हैं कि हर 5 साल में 2 महीना बढ़ता है, एक आ जाता है जिसको क्या कहते हैं अतिरिक्त मास। वो इसीलिए करते हैं, हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के तहत उसको कहा कि सोलर और लूनर दोनों को कम से कम 3 साल में, तीसरे साल में एडजस्ट करते हुए 5 साल के बराबर कर, बिना लूनर और सोलर को जानने कर रहे थे। तो ये पद्धतियां हमें नहीं बताई जाती, और जबकि कोपरनिकस साहब की हिम्मत नहीं पड़ी तो मैं रिसर्च करने अपने शिष्य से कहा कि मेरी मदद की बात कहते ना, तो हाइड्रोजन में लिखा है कि सूरज घूमता है तो तुम क्यों, और हमने रिसर्च भेजा तो मुझे तो फांसी हो जाए। दक्षिणावर्त में शिष्य भेजे, गैलीलियो ने उसको प्रकाशित क्या कर दिया कि कार्बन जवाहरात मिल गए। और ब्रूनो ने थोड़ा आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो उसको एथेंस के चौराहे पर बांध जाके जड़ हो जाएगा। How can I dare to speak against the testament? इतना अनसाइंटिफिक अप्रोच था वहां, और हमारे यहाँ अब से कम 2,500 3,000 सालों से कहा जा रहा था कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। लेकिन हम क्रेडिट किसको देंगे? गैलीलियो। हम अपने बंद करें, जब अपना आदमी तो खराब होता है, अपना घर भी खराब होता है, अपना शहर भी खराब होता है, तुरंत भाग के जाना चाहिए कहीं और, शादी भी होती है तो भी हनीमून मनाने में कहीं और जाना होता है, भाग उड़ जाओ, चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, बड़े ही चाहे अजल मैदान चले जाओ, अपने दुश्मन देशों के यहाँ भी चले जाओ, लेकिन भारत को नहीं। ये मानसिकता कहां चल रही? रिटायरमेंट के बाद हमारे लिए प्रदेश है, और जो घूमने जाते हैं तो यूरोप का पैकेज बनवाते हैं, भारत नहीं देखे, लेकिन यूरोप का पैकेज, क्योंकि वो जब तक देखने में तो आत्मा कर सकते थे, मोक्ष ही नहीं मिलेगा, मोक्ष जरूर मिलेगा तो यूरोप घुमाएंगे। तो और जबकि एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो ज्योग्राफी के लोग हैं, इसमें कितने लोग ज्योग्राफी के हैं आप लोग जानते होंगे, आप लोग जो देख लेंगे, पूरी दुनिया के क्लाइमेटिक जोन को 9 हिस्सों में बांटा है, 9 हिस्से, और
उस 9 क्लाइमेटिक जोन में से 8 क्लाइमेटिक जोन भारत में हैं। क्या देखने जाते हो विदेश? अगर एक क्लाइमेटिक जोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज रिमेनिंग एक्जिस्टिंग हियर, तो कौन से प्रगति का आनंद लेने कहां जाते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि विदेश तो अच्छा है ना, अपना घर तो खराब है, अपनी ज्ञान परंपरा खराब है, अपनी ज्ञान परंपरा में कुछ नहीं है। ये जो दृष्टि पैदा हुई, जो विचार पैदा हुआ, इसको ही खारिज करना है। और आधुनिक में मैथमेटिक्स कैसे गया यूरोप में? किसी ने पढ़ा? भारत की मैथमेटिक्स यूरोप कैसे गई? एक किताब में रिकमेंड कर रहा हूं, सबको बैठे हैं, अध्येता बच्चे हैं, आप देखिएगा, डायरेक्टर की किताब गोल्डन पाथ, उसको पढ़िएगा। और आपको मैं तो कभी कभी हूं, आप उसे बहुत सारे लोग जो विद्वान हैं प्रमोट कर लें। गोल्डन पाथ डायरेक्टर है, वो फॉरेनर है, वो लिख रहा हो तो हम मान लेंगे, लेकिन चलो अच्छी बात है वो लिख रहा, इसी पर हम मान लेंगे। वो कह रहा है कि इस पर सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का सिंध हिंद के नाम से सिंध से जाकर के अब्बासी डायनेस्टी के अल-मंसूर के पास जाता है, और अल-मंसूर बरकाइद और खालिद बिन से उसका ट्रांसलेशन कराता है अरबिक में, फिर टोलेडो में उसकी होती है जबान स्पेनिश में, और फिर इसके बाद आक्रमण साम्राज्य स्पेन पर आक्रमण कर लेता है। भारत के इटली को जाते हैं क्रिश्चियंस, और वहां से पूरी की पूरी फ्रांस, हमारी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जाती है, और हमारे उपनिषद भी जाते हैं। तो हमारे दर्शन, हमारी सारी जन अपनी भाषा में कहते हैं। और सबसे बड़ा मैथमेटिशियन लाप्लास और फिबोनाची, वो अपने पुस्तक के संस्करण में लिखता है कि हमें ऋणी होना चाहिए भारत के जनसंख्या का। आइंस्टीन कहता है कि हमें ऋणी होना चाहिए भारत की दशमलव पद्धति का, वरना हम स्क्वायर का कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। वो लोग हमें ऋणी मान रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं जरूर अपने आप में तो आधुनिक ही नहीं हो। तो ये जो भर दिया गया मानस, उस नॉलेज, उस कैपेसिटी को हमें अंडू कर दिए हर जगह। तो एक सवाल जरूर ये उठता है कि इतना महान दर्शन का भारत का, लेकिन विकृतियां कैसे समाज में आ रही? एक सवाल उठाते हैं लोग, हमारे बंदे बांधव उठाते हैं, और सही बात, सनातन संस्कृति की जो बात करते हैं हम, सनातन संस्कृति कभी भी भेदभाव की बात नहीं करती। सनातन संस्कृति कभी सामाजिक समूहों के मध्य घृणा की बात नहीं करती। मनुष्य को छोड़िए, पाश्चात्य लोग से मनुष्य की बात करता। हमारा दर्शन कहता है यत्न सर्वाणि भूतानि नाथमनोदर्शन सर्वभूतेष्ठात्मानं विकसते ततोपो मोहते श्वेतादे तत्त्वमन्तश्रुता। ईसा आश्रय सर्वों ने ध्यान देते हैं को सामान्य है तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम सर्वोपमान ज्ञानवान देवानां देवानां संज्ञानां समानी मंत्र समानी मन समानी चेतना सचेतता। जिस मैक्सिमम जो कलेक्टिव विजडम की बात, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो सनातन की संस्कृति है। सनातन की संस्कृति अभेद की है, सनातन की संस्कृति भेद की नहीं है। वो फिर मनुष्यों के स्वतंत्रता की बात नहीं करता, वो पर्वतों, वनस्पतियों, ग्रहों, नक्षत्रों, निहारिकाओं में भी स्वतंत्रता की बात करता है कि हमारा स्व जो है स्वतंत्र निर्भर है। हमारा स्व एकांतिक नहीं है। हम अहंकार में घूमते रहते हैं कि हमने स्वतंत्र बना लिया, हमने बहुत विविधता ग्रहण कर लिया, सनातन कहता था। और आज की तारीख में पार्टिकल फिजिक्स भी यही है। Every particle in the cosmos is depending on all of the particles of the cosmos. ब्रह्मांड का प्रत्येक कण का अस्तित्व ब्रह्मांड के अन्य सभी कणों के प्रभाव से ही अस्तित्ववान होता है। ये जो हमारे सनातन का दर्शन है वो पार्टिकल फिजिक्स है, लेकिन हम उसको भूल गए। हम तमाम तरह लगाते हुए घूमते हैं, बोल में घूमते हैं, दिमाग में जाकर 10
डस्टबिन बनाया जाए और उसकी वजह से हम साफ नहीं कर पाते तो सनातन में हमारे धारणा है क्योंकि ऐसा तो हमारे आसमान में नहीं दिख रहा, तुम्हारी फिरासत ही होती है आचरण तो नहीं दिख रहा। ये भाव लाने के लिए भारत की आइडियोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी को तो विस्तृत बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज आपने सुना है कि चोरों का एक अरिकट डैम का नाम किसी सुना? चोर साम्राज्य के एक अरिकट डैम है तमिलनाडु, इसमें की पाठ्यपुस्तकों में है ही नहीं, दुनिया के सूचनाओं में है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वर्तमान में भी उपयोग में आने वाला डैम है अरिकट डैम, जो कैटल चोल ने बनवाया था आज से 2000 साल पहले। लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जब चर्चा कर देंगे तो भारत तो टेक्नोलॉजी वाला हो जाएगा ना, हम तो टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो ये जो स्टेट है इसको मैं छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हमें इस तरह की अगाध परंपरा है। विश्वास करिए कभी किसी गोष्ठियों में तो क्योंकि आपको मैं प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, कभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो कभी सवेरे जाए दिल्ली आगरा, मैं आपको 3-4 घंटे ऐसे बिंदु दे सकता हूं या हमारी पुस्तकें देखने में आपको मिलेगा जिनके बारे में आपको लगेगा अच्छा ये भी भारत में कर जाए, लेकिन झूठ नहीं, ऐसे कोई झूठी नहीं भरोसे के। देख लो उनको गर्मी लग रही है, उनका कुछ समाधान करो। अरे कोई बात नहीं, वो हम अपनी भी बंद कर देते हैं अगर दिक्कत होगी आपको। किसी भारत के लोग -50 डिग्री में कारगिल में खड़े हैं और 50 डिग्री में 2 महीने पहले जैसलमेर में खड़े थे पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, वो भी भारतीय ही थे। वो नहीं तलाश रहे थे मेरे पीछे पीछे ऐसी करके घूम रहे। ये भी इसी शिक्षा पद्धति का ही रोग, सुविधाएं तलाशना, मजाक नहीं कर रहा हूं, सुविधाएं तलाश और प्रकृति के दोहन की कीमत। उनका एक फिलोसोफर था फ्रांसिस बेकन, जो कहता रहा कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, इसलिए उन्होंने सारे विज्ञान का सामर्थ्य प्रकृति के दोहन में लगा दिया। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में तूफान आ रहे हैं, जंगलों में आग लगी हुई है और सारे जीव जंतु मरमाहत हैं, पृथ्वी संकट में आ गई है। क्यों? किसी एक दर्शन पर, एक विचार कि प्रकृति तुम्हारी दासी है। और हम ज्ञान परंपरा क्यों लाना चाहते हैं? भारत क्या कहता है? माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी मेरी मां है, उसके पुत्र हैं, मेरी दासी नहीं है वो। यह भारत की ज्ञान परंपरा जिस देश इस पूरी दुनिया को बचा सकती है। ये बच्चे के एल्गोरिथम में जाने की जरूरत है, इसको कोड करने की जरूरत है, और जो हमारे क्षण क्षण हमारे आचरणों में परंपराओं में दिखता है, लेकिन हम उसकी व्याख्या नहीं करते। जब वही बात देश दुरांत कहता है, अमेरिका का प्रख्यात फिलोसोफर, उसने 35 पुस्तकें लिखी और दुनिया की संस्कृति और भाषा को 20वीं शताब्दी के अंत में, जब वो कहता है कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, विश्व की समस्त भाषा जो भारत की, वो कहता है संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। वो कहता है भारत की संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों की मातृगर्भ है। वो कहता है कि पाश्चात्य में क्रिश्चियनिटी की करुणा बुद्ध की करुणा है। वो कहता है कि लोकतंत्र की अवधारणा आई है पाश्चात्य यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी में डेकार्ट की फिलॉसफी के बाद। भारत की सभा समितियों, राष्ट्र, बुद्ध काल के महाजनपदों, महाभारत के राज्यों, चोल साम्राज्य के तिरमुरे के पंचायत प्रणाली से प्रेरणा लेकर किया। मैं नहीं कह रहा हूं, जिस पर भरोसा करते हैं अंग्रेज पर जो क्या मतलब तक आप एक डेफिनेशन नहीं, हायर एजुकेशन वाले तो लिखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री,
जैसा उनकी डेफिनेशन है, अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच का नाम आओ सबसे वो कोटेशन बड़ा प्रामाणिक दी जाता है। अब बेल्ट्राम कह रहे हैं, इसलिए उसका कोटेशन आपको बताना। एक यू को सोचिए, एक नई फिलोसफी है 21st सेंचुरी की, जबकि आर्ने से नार्वे का सबसे बड़ा फिलोसफर, पाश्चात्य यूरोप का सबसे बड़ा फिलोसफर, यूनाइटेड फिलोसफर, इकोसेंट्रिक फिलोसफी, एंथ्रोसेंट्रिक से लेके अब कहता है बायोस्फीयर सेंट्रिक होना चाहिए। आगे मेरे को क्या कहना है, दुनिया को बताना है, पृथ्वी के अस्तित्व को बताना है, तो हमें भारत की संस्कृति को ध्यान होगा। और हम कहते हैं नहीं ये तो अलग है, कुछ और बात नहीं। ऐसे निर्भर और जाओ भले ही बात करते हुए हमारे भारत से वापस भेज दिया जाए, लेकिन जाएंगे नहीं जरूर, क्योंकि हमारे अपना बचेंगे ना, तो हमारे शुरू हो जाएंगे। और ये पाया और ये तो बहन के हम अपना किसान होना चाहिए, क्यों बिता देते हैं बदलू होगा किसान करेगा। चाइना का सामना करने के लिए हमें चाइना के रास्ते को लेना। 1948 में चाइना में और वो 1975 में गिड़गिड़ाता था, वो भी अमेरिका के सामने टेक्नोलॉजी की। 1975 से 2025 30 साल में अमेरिका को आंखें दिखाया है, खबरदार अगर रेडियो तो हमने आंख उठाई तो मैं यूरेनियम, सोडियम, लिथियम, कोबाल्ट, जिंक, डायस्टोरियम सारे मिनरल एक्सपोर्ट बंद हो जाते। और हम अपने अमेरिका में मुझे टाइम देते तो 40% दिया, उसके बाद एक्सपोर्ट बंद, ये मिनरल्स का घुटनों का क्यों? मैं तो चाइना की तारीफ नहीं कर, मैं शिक्षा पद्धति में इस तरह का बनाने की बात कर रहा हूं कि भारत का बच्चा भी चाइना को आंख दिखा सके, खबरदार तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी उद्योगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे बेहतर हमारे पास ज्ञान है, उससे बेहतर हमारे पास सिस्टम है। और 17वीं शताब्दी के पहले तक, बल्कि 11वीं शताब्दी का मैं कहूँ, 11वीं शताब्दी के पहले तक तो एक भाग बना हुआ है कि भारत शौर्य और ज्ञान दोनों में पूरी दुनिया में महंगी रहा है। साइंटिफिक हिस्टोरिकल एविडेंस है, गोल्डन पार्ट किताब नहीं बताती है कि कैसे वेस्टर्न पोस्ट से हम भेजते थे मसाला कपड़े और वहां से लेते थे रोम साम्राज्य से सोना। कैसे हम जब रोम साम्राज्य का पतन होता है तो हम ईस्टर्न पोस्ट से बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो वर्तमान में वियतनाम, कंबोडिया, सियाम, थाईलैंड है, और वहां हमें साम्राज्य राज्य करता है और सनातन संस्कृति का आधार करता है। जबकि बात करते हैं तो दूसरी तो हम अपने इतिहास को ठीक से नहीं जानते, हम अपने परंपराओं को ठीक से नहीं जानते, हम अपनी विज्ञान की यात्रा को ठीक से नहीं जानते, हम अपने दर्शन की मूल आत्मा को ठीक से नहीं जानते, तो कौन सी शिक्षा है? लोग कहते थे, स्वामी दयानंद जी कहते, विवेकानंद जी कहते, भारत में शिक्षा जब भारत देश के साथ नहीं होगी तो शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नहीं होगी। को बहुत फोकस है, अगर भारत के बच्चे को भारत के तीर्थों के बारे में, भारत की प्राकृतिक संपदा के बारे में, भारत के त्योहारों के बारे में, भारतीय दर्शनों के बारे में प्राथमिक बोध नहीं है तो शिक्षित नहीं हो सकता। वो शिक्षा भारत की कैसे कराई जा सकती है? लेकिन हम उसी गति में हैं, जाने अनजाने। तो भारत सरकार ने एक अवसर दिया, एक प्रयास कर, मेरे सामने भी आपको लग रहा होगा कि ये तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, काम की जाने की बात कर रहे हैं। मुझे प्रायश्चित हुआ और इसलिए मैं आप परिवार के लोग हैं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं कि जैसे मुझे प्रस्ताव मिला इस आगे बढ़ाना है, मैंने दानव रस्ती के रूप में ईश्वर की सेवा को देखा। मैं एक रूप में लेता नहीं बात, हमको बहुत अवसर दिया जाए, जितना होते है इतना आपको मिलना चाहिए। हमने 60 वर्ष के बाद
सनातन धर्म कहता है कि वानप्रस्थ में आओ, यहाँ हम लोग पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक, श्मशान और कब्रिस्तान तक ग्रह नहीं बने रहते और कहेंगे सनातन धर्म की जय। हम करेंगे अगर आप किसी भी ना तो आश्रम चतुष्टय को मानते हो, ना अंतःकरण चतुष्टय को मानते हो, न किसी सत्य को मानते हो, न वेदों के ऋत को मानते हो, न सत्यम वदामृतम क्षर की अवधारणा जानते हो, और कहोगे कि सनातन धर्म की जगह आप विश्व गुरु बनेंगे, ध्यान प्रभाव हो सकते हैं। ये कारगर तभी होगा जब शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों के अवचेतन में प्रारंभ से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे एल्गोरिथम बनाते हो, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका बच्चा है, उस नेचुरल इंटेलिजेंस में जब तक ये एल्गोरिथम हम नहीं डालेंगे तो हम भारत के हैं और भारत की संस्कृति, भारत का वेद और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा वैज्ञानिक कार्य कभी होता नहीं किया। वेदों का एक मंत्र है, आनो भद्रावतु विश्वता। सुना? Let the noble thoughts come from all directions. सभी दिशाओं से जितने भी अच्छे ज्ञान में आए, आप मुझे भी कहते हैं क्या रहते हैं? सबसे पहले पहले भी शुरू करते हैं और विश्वान तो पहले वैल्यू ये है कि हमारे पास सारे शुभ विचार, शुभ शक्तियां आए और अशुभ शक्तियां पराभूत है। यह सदगुरु का हिस्सा है। हम प्रारंभिक से करते हैं हर कार्य। तो हम किसी भी ज्ञान परंपरा चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उसका हम अपना नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्य से विगत 300 सालों में हम ज्ञान सृजन नहीं कर पाए। तो हमें उनके ज्ञान सृजन को, उनकी कॉम्पिटेंसी को, बायोटेक्नोलॉजी को, स्पेस टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बच्चों के अंदर सामर्थ्य डालना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय होती है। 21वीं सदी का सामर्थ्य नहीं देंगे, लेकिन इस सामर्थ्य का प्रयोग कैसे करेंगे, वो जाहिर पुस्तकों बात करना है। भारत बोल के तरफ से जैसे नहीं लगा, दुर्योधन भी लगा था, भीम भी लगा, दोनों के स्किल में कोई अंतर था, उनकी दक्षताओं में कोई अंतर था, लड़ा युद्ध में। बल्कि कभी कभी तो ये भी पसंद आ जाता जैसे हम दुर्योधन 20 पढ़ा, तो कृष्ण के साथी नहीं रहे, विजय दिला। लेकिन हम भीम के जगह को सम्मान क्यों देते हैं? क्यों विजय हुआ? सत्य के लिए लगा हुआ, और वो लगा हुआ न्याय के लिए, किसी का हक छीनने के लिए। धर्म विद्या में भगवान राम और राम दोनों के सामर्थ्य में कोई अंतर ऐसा नहीं था। अब रामायण में रावण विद्वान नहीं होते, लेकिन क्या वो था इथिकल वैल्यूज, उसका मूल्य बहुत गलत, तो सारे सामर्थ्य का उपयोग गलत दृष्टि से करना चाह रहा है, ऐसे प्रभावित हुआ। तो भारत की संस्कृति ये कहती है कि इन मूल्यों को स्थापना, तो बच्चे के पास न्यूक्लियर एनर्जी हो तो एटम बम की बजाय तो ज्यादा जोर इस पर दे कि कम कीमत की न्यूक्लियर एनर्जी का जरूरत है। और चाइना हमसे आगे बढ़ चुका बंधु है। चाइना थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर का काम शुरू कर रहा है। हम अभी यूरेनियम का रिसाइकिल भी नहीं कर पा, और कोयला खत्म हो रहा है, तेजी के साथ हाइड्रो खत्म हो रहा है, और एनर्जी के बिना दुनिया चल नहीं सकती। एनर्जी का बिल भी कम था, सोलर, विंड और न्यूक्लियर, और इन तीनों के लिए रेयर ऑफ मिनरल्स चाहिए, यूरेनियम, थोरियम, गैल्वेनियम, टेरियम, लिथियम। उसके बारे में हम न तो अपनी धरती पर झुके हैं और न तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोरियम है हमारे यहाँ, कि थोरियम का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। हम भारतीय शिक्षा में बच्चों को सिर्फ नौकरी नहीं, नेतृत्व की क्षमता देने का नाम,
तो इन फील्ड में आगे बढ़ेंगे, थोड़ी असल राय हो जाए बढ़ेगी, लेकिन राष्ट्र केंद्र में हो तो अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के कार्यों के लिए उसके अंदर चेतना में दिल का प्रभाव न हो, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पर आत्म केंद्रित न हो, उसके अंदर ऐसा आत्मबोध हो, ऐसा समाज बोध हो, ऐसा भारत बोध हो, ऐसा वैश्विक बोध हो, ऐसा ब्रह्मांडी बोध हो कि सारों के अंदर में कोई कॉन्सेप्ट ना हो। एक लाइन अगर मैं कहूं, मेरा तो स्वार्थ, समाज का स्वार्थ, राष्ट्र का स्वार्थ, विश्व का स्वार्थ और प्रकृति का स्वार्थ, इनमें अगर आपस में टकराव नहीं होगा तभी तो अच्छा होगा, तभी तो व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो ये हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा है। अच्छी है बुरी बताइए, बोल नहीं हो आप? अरे अभी यार इसकी आवाज नहीं आ रही, तो अच्छी है तो इससे जुड़िए। लीगलिटी का सवाल दिमाग में आएगा। चलो बात कॉन्सेप्ट की बात तो बहुत से लोग याद रहे कि बच्चा वैधानिक नियम, इसे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे इंटर माइग्रेशन होता है तो नहीं होता है, इससे पूरे देश में अगर कहीं दूसरे स्कूल में जाता है किसी बोर्ड के एडमिशन हो गया नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के लिए पात्रता होगी नहीं होगी, और प्राइवेट फॉर्म से भी रहता है पात्रता नहीं होगी, और विदेश भी पढ़ने जाता है तो वहां की यूनिवर्सिटीज में मान्य होगा कि नहीं हो। एक तो सवाल है कि हायर एजुकेशन इनकी whether in within our country or beyond the country, employment and internal migration, ये तीन बेसिक इशू है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत सरकार ने बनाया है, क्योंकि कोई प्राइवेट बॉडी किसी बोर्ड को नहीं माना, या सभी विद्वान लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मालूम नहीं कोई भी प्राइवेट सोसाइटी में बोर्ड बना क्योंकि बहुत लोगों को खड़े हो गए। सबसे पहले तो कहना चलेगा हम अंबानी थे हो गए, मतलब कैसे काम है, पैसे तो नहीं चलता है। बोर्ड चलता है, भारत सरकार की बिना अनुमति के कोई राष्ट्रीय बोर्ड नहीं चलता। और आईसीएसई जो बोर्ड है उसको भारत सरकार मानता नहीं। भारत सरकार ने नोटिस दिया 4 साल पहले, हुजूर ये बताइए कि आप अपने को नेशनल बोर्ड किस रूप में कहते हैं, तो कोई नोटिफिकेशन तो था नहीं इनके पास, और ओवर द टाइम धीरे धीरे व्यवस्था के माध्यम से हो गए नेशनल बोर्ड। तो हाईकोर्ट दिल्ली गए कि साहब ये हमारे बच्चों का हित हो जाएगा, इस नोटिस को आप उसके करते तो नोटिस उसके है जब आप करना है आगे जाएगा बताना। सीरियसली बोर्ड 1928 में बना जिले में ग्रेजुअली प्राइवेट सोसाइटी में बोर्ड बनाया था सीरियसली। धीरे धीरे जब इसको केंद्रीय विद्यालयों के लिए 1960s में बोर्ड मान लिया गया, और फिर जो 80s में जब नवोदय विद्यालयों के लिए बोर्ड मान लिया गया, तब 90s में भारत सरकार ने कहा कि भाई ये तो केयर सोसाइटी है, इसका चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ हमारा सेक्रेटरी बताया तो और 90s में 94 फाइल की बात करें ये शुरू होता है सरकार का दखल, और धीरे धीरे आज की तारीख में सरकार के पास एकमात्र बोर्ड था। लीगलिटी जब देखोगे इसमें कहीं मैं बोलता हूं, यात्रा हमारी ठीक उल्टी है। उनकी यात्रा थी प्राइवेट सोसाइटी ने बनाया, धीरे धीरे सरकार को उसको ग्राह्यता स्वीकार्यता देनी प्रारंभ, और अब धीरे 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 भारत सरकार का बच्चा अभी कोई तरह से नहीं, उनके लोगों को पैसे नहीं देते, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड ठीक होता है, इसको पहले भारत सरकार ने बनाया, वहां पर बनाया सोसाइटी, धीरे धीरे भारत सरकार ने सीखा, यहां पर भारत सरकार ने बनाया और फाइनेंशियल पर्पसेस से एक्सपेरिमेंटल तौर पर करने के लिए ऑफर किया, और कई संस्थाओं ने इसमें भागीदारी करने के लिए अपना पक्ष रखा। पतंजलि योग पीठ, क्योंकि योग आयुर्वेद और स्वदेशी के मामलों में
कार्य कर चुकी थी अच्छी, तो जो स्वामी रामदेव जी बार बार इसको उठाते रहे कि भाई स्वामी दयानंद, विवेकानंद और अरविंदो, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी की जो उदाहरण है कि भारत की शिक्षा को कैसे आगे बढ़े, तो उस पर भारत सरकार ने कहा कि पतंजलि योगपीठ की कई दशकों से प्रयास भी कर लेंगे। इनके पास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैलिडेट करने का साइंटिफिक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भी है, काम को कर रहा, और बिना लाभ के हजारों करोड़ रुपए खर्च करने को भी पतंजलि योगपीठ तैयार है। तो पतंजलि योगपीठ को उन्होंने स्पॉन्सरिंग बॉडी बना, तो बच्चा पैदा किया भारत सरकार ने, पालने के लिए दे दिया यशोदा को। ठीक है, संकेतों को समझ गए ना। तो ये हमारा बोर्ड इसलिए पूर्णतः लीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बोर्ड को 3 अगस्त 2022 को घोषित किया कि देश के सभी स्टेट बोर्ड नेशनल बोर्ड के समकक्ष है। इसको जो मैं तीनों चीज बता रहा था और लिखित है कि सबके लिए सर्टिफिकेट मान्य है। अब एक हिच जरूर होती है कि भाई नया बोर्ड है, थोड़ा दिमाग भी चलते हैं, पता नहीं कैसा हो गया, बैंकिंग भी जाए तो क्या होगा ना, सवाल क्या हम लोग समाज में रहते हैं वो परिस्थितियां जानते हैं भी। लेकिन मैं उन लोगों को बहुत खेत में बुला देता। हम लोग बचपन में थे, बबलू साहब आप से बड़े हैं, आप लोगों ने सुनी उसके अलावा मुझे लगता है कोई बैट्समैन होगा नहीं सुनने लगता, न भूलता ना वजह से। लेकिन फिर पकड़ गए सचिन तेंदुलकर, उनके खाने के बाद फिर तोड़ गया, फिर पता 9 साल तो सचिन फ्यूचर, फिर विराट कोहली आए, उधर धोनी आ गया। इसके बाद ये होगा तो विराट चला गया, धोनी चला गया, भारतीय क्रिकेट इतिहास में कौन आगे लेगा, अचानक पकड़ जाता है टूर्नामेंट खेल जो कि रिटर्निंग मैच में पहले टाइटल में, दूसरे टाइटल में धड़ाम से दोनों पारों में साल के बाद बन गए। तो नया होना चाहिए अभिशाप देना। अगर कोई नया है और अगर वो पुरातन की सभी शिक्षाओं, दीक्षाओं, ज्ञान परंपरा की समीक्षा विश्लेषण करते हुए आधुनिक सागर की उपयुक्तता के अनुरूप अपने कुछ शिल्पन और गढ़ करके आपके सामने आ रहा है, तो सिर्फ नए तो के आधार पर उसको आप स्वीकार करना तो कौन सा अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं। और सबसे पहले कौन से शुरू किया होगा, ये 1835 का आया था, 1835 से लेकर के 1875 के बीच में